उसी को हम लोग दोबारा समझा देते हैं एक कहानी स्टाइल में, ताकि आपको याद रहे। नहीं, जर्मनी के एकीकरण की कहानी। सबसे पहले जर्मनी के एकीकरण का प्रयास किसने किया था? नेपोलियन। नेपोलियन कहाँ का शासक था? फ्रांस का। उसने कुछ कुछ राज्यों को, क्योंकि जर्मनी कितने राज्यों में बटा हुआ था? 300 राज्यों। इसमें से कुछ राज्यों को उसने संगठित किया और कौन सा राज्य बनाया? राइन राज संघ। परंतु यह बहुत दिन तक नहीं चला, क्योंकि जर्मनी बहुत बड़ा था ना। और जर्मनी में कुछ भाग पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था, जैसे इटली में था उसी तरह से। कुछ भाग पर किसका? फ्रांस का। कुछ भाग पर किसका? प्रसा, मतलब प्रसा, हाँ ठीक है, प्रसा का कह सकते हैं, बिस्मार्क का। और कुछ पर किसका कब्जा था? रोम का। बताए थे ना, उसी का नाराज था। क्या कोई दिक्कत? तो इस तरह से जर्मनी को आजाद कराना बहुत ही मुश्किल। तब सबसे आगे कौन आया इसमें? बिस्मार्क। अच्छा, जर्मनी में जो संसद था उसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइट। क्या कहते हैं? बिस्मार्क आगे आया, लेकिन इसके लिए इतना आसान काम नहीं था। लेकिन वहां पर बिस्मार्क का काम आसान किसने किया? जर्मनी को एक करने में, जर्मनी को आजाद करने में बिस्मार्क को सबसे ज्यादा मदद किसने किया? बताइए। नहीं, व्यापारी बाद में, वैज्ञानिक, साहित्यकार, पत्रकार। ये अगर किसी भी देश में चाह लें तो किसी भी देश को एक करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो संदेश होता है, कहीं के साहित्यकार हो, कहीं के लेखक हो, कहीं के कविता लिखने वाले हो, कवि हो, तो वो जो लिखते हैं वो सीधे कहाँ तक पहुँचता है? जनता को लगता है अरे मेरा देश दूसरे के अधीन है, हमारे देश को क्या कराना चाहिए? मुझे आजाद कराना चाहिए। कौन सोचती है? जनता सोचती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम कौन था? हेगेल। और इसके विचारों से कौन प्रभावित हुए? बिस्मार्क। नहीं, अब कहानी आगे बढ़ती है कि वहाँ के स्टूडेंट को भी लगा कि हमारे देश को आजाद कराना चाहिए। वहाँ के स्टूडेंट ने कौन सा संगठन बनाया? कौन सा संगठन बनाया? और हम बताए थे कि किसी भी देश को आजाद कराने में सबसे बड़ा योगदान वहाँ के युवाओं का होता है। और विद्यार्थी कौन होता है? बूढ़ा आदमी? नहीं, रूसेनसेफ्ट संगठन। अच्छा, वहाँ के व्यापारी कौन संगठन बनाया था? हाँ, जाल्वे राइन। व्यापारी का बहुत बड़ा योगदान होता है, हम बताए थे। किसी भी चीज में, कोई भी पूजा पाठ अगर आपको सफल करवाना हो तो आप किससे मदद लीजिए? इसी तरह से जर्मनी में बिस्मार्क को मदद किसने किया? व्यापारी ने। क्योंकि व्यापारी क्या इकट्ठा करता था? पैसा इकट्ठा करता था ना, कि नहीं करता था? करता था। और वो किसको देता था? बिस्मार्क को। तो इस तरह से वो आगे बढ़ा। तो जाल्वे राइन नाम का कौन बनाया? व्यापारी लोग बनाया था। व्यापारी अगर किसी को मदद करे तो समझिए कि वो हमेशा जीतेगा, क्योंकि पैसा देता है। जैसे मोदी जी को भी मदद करता है ना, कौन सा? मुकेश अंबानी साहब, अडानी साहब। इसी तरह से इस अरबों पैसा देता है। तो इस तरह से जाल्वे राइन नाम का संगठन था, वो किसको मदद करता था? बिस्मार्क को। क्या इस तरह से बिस्मार्क ने क्या कर दिया? आगे का लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। इसी बीच क्या हुआ आपको कि वहाँ का शासक था फ्रेडरिक विलियम। कहाँ का? जर्मनी का। ये चाहा कि हम देश को स्वतंत्र करा दें, लेकिन इससे संभव नहीं था, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा ऑस्ट्रिया का सपोर्टर था। किसका सपोर्टर था? तब होगा, विरोधी का सपोर्टर होगा तो कभी देश आजाद होगा? तो बिस्मार्क कितनों कोशिश करता तो नहीं होता। लेकिन ये बेचारा दुनिया से चल बसा सवेरे सकाले। तब इसका भाई बना कौन? विलियम। ये किसका सपोर्टर था? बिस्मार्क का। ये बोला कि नहीं, अब जो है पीछे नहीं हटना, देश को आजाद कर। ये अभी तक की कहानी थी। अब हम लोग आते हैं मेन आदमी पर। पूरा हीरो है इसका। कौन? बिस्मार्क। हीरो द हीरा लाल। नहीं, ये सबसे सफल कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ का मतलब समझाए थे आपको? क्या कूटनीतिज्ञ का मतलब क्या? मान लीजिए आप 2 आदमी हैं और आपका पड़ोसी से आपको लड़ाई करना है, 4 आदमी है। चारों से लड़िएगा तब तो मारिए, मुंह कान फुला देगा। चारों को एक दूसरे या चारों को पहले फुटका दीजिए, इसके
इसके बाद लड़िए। इसको क्या कहते हैं? कूटनीतिज्ञ। तो एक सफल कूटनीतिज्ञ था। आप देखिए क्या क्या काम करेगा। सफल कूटनीतिज्ञ था और ये जो है ये सफल कूटनीतिज्ञ था और ये क्या क्या काम किया देखिए। सबसे पहले क्या किया था? ये कौन सा नीति अपनाया? रक्त और लौह। रक्त और लौह मतलब कौन सा नीति अपनाया? इसका नीति क्या था? रक्त और लौह। इसका क्या मतलब हुआ? खून एकदम लड़ाई करो लोहा से और मार काट मचाओ, तभी देश आजाद होगा। समझ गए? देश में लागू हाँ, और देश में इन्होंने अनिवार्य सेना सेवा लागू कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ? कि देश के हर एक आदमी को सेना का ट्रेनिंग मिलेगा, लेना पड़ेगा। आप सेना में रहे या न रहे, लेकिन आपको सेना का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। अभी भी दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहां हर एक आदमी सेना है। जापान है, इजराइल है, ये सब देश जो है ना, यहाँ का हर एक आदमी को सेना का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिला हुआ है। मतलब 1 साल 2 साल ट्रेनिंग का। जब जरूरत पड़ेगा आपको युद्ध में भेज देगा। समझ गए? जाना ही पड़ेगा। और आपके देश में सेना बनना क्या समझते हैं आप लोग? एकदम पूरा फैसिलिटी मिले, बुलेट पर आगे में लिखाएंगे आर्मी है, तब चलेंगे क्या? लेकिन इस सब देश में ऐसा नहीं होता है। सेना एक सेवा है, हर एक आदमी ट्रेनिंग कर लेता है कि कभी भी जरूरत हुआ तो चले जाएंगे। बात को समझ गए? कौन था ये? कौन सा अपनाया? हाँ, जापान और इजराइल में भी अभी भी लागू है, अपनाया। और इसके बाद सबसे पहले इसने किस पर आक्रमण किया? डेनमार्क पर। किस पर आक्रमण किया? हाँ, डेनमार्क के पहले क्या था? जर्मनी। और इससे पहले क्या है? ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया अगर डेनमार्क जाना चाहता है उसको कहाँ से जाना पड़ेगा? जर्मनी से। समझ गए? कोई दिक्कत? हाँ, और नहीं तो बाद में तो ऑस्ट्रिया अगर इससे जाए, ऑस्ट्रिया बेचारा हार गया इसमें। और डेनमार्क पर किसका हो गया? आपको अधिकार हो गया। किसका? जर्मनी का। कब किया था? 1859 में। ये लड़ाई कब किया था? हाँ, किया था ना। इसके बाद फिर दूसरा किया। अब दोबारा कहाँ आक्रमण किया? फिर अब दूसरा आक्रमण कहाँ किया था? ये क्या? फ्रांस पर नहीं, प्रसा पर। किस पर? हाँ, प्रसा का था कौन? बिस्मार्क था, लेकिन प्रसा पर इसका अधिकार नहीं। प्रसा पर पूर्ण अधिकार किसका था? ऑस्ट्रिया का। प्रसा पर आक्रमण कर दिया और इस बार फ्रांस को बोला कि आप मेरी मदद कीजिए, जीतेंगे तो आपको भी हम राज देंगे। वही कूटनीति वाला दिमाग। एक तरफ से फ्रांस आक्रमण कर दिया, किस पर? प्रसा पर। मतलब ऑस्ट्रिया से लड़ना था। और एक तरफ की कौन आक्रमण कर दिया? ये जर्मनी आक्रमण कर दिया। एक तरफ से कौन किया? ऑस्ट्रिया तो था ही प्रसा में। एक तरफ कौन? एक तरफ फ्रांस और दूसरी तरफ क्या? जर्मनी। बीच में ऑस्ट्रिया बेचारा घिरा गया। क्या इसको कौन सा युद्ध कहते हैं? इसको सीडान, सेडोवा। कौन सा? सेडोवा का युद्ध कहते हैं ना। सेडोवा का युद्ध कहते हैं ना। ये कब हुआ था? 1864 में। हाँ भाई, 1864 ईस्वी में, है ना। इसमें बेचारा हार गया और इस बार 2/3 भाग पर, कितना? 2/3 भाग जर्मनी का एकीकरण हो गया। कोई दिक्कत? अब फिर से अब एक और कहानी आया। अब देखिए, अब इसको हराना था किसको? फ्रांस को। तो इस जर्मनी के बगल में एक देश है, उसका नाम क्या है? स्पेन। क्या नाम है? उसका राजा वहाँ राजा मर गया और वहाँ एक राजा बनना था, राजकुमार। हाँ। फ्रांस बेचारा चाहता था कि हम बने, जर्मनी बोलता हम बने। जर्मनी बोला हम बने। अब क्या करना पड़ेगा? फ्रांस और जर्मनी को लड़ना पड़ेगा। जर्मनी तो बेचारा तैयार था, लड़ लिया फ्रांस से। फ्रांस बेचारा इसमें हार गया। जर्मनी का क्या हो गया? राजकुमार हो गया और जर्मनी का एकीकरण भी हो गया। 1870 ईस्वी में लड़ाई हुआ। इसको कहते हैं सीडान का युद्ध। कौन सा युद्ध? सीडान का युद्ध। सीडान का युद्ध भाई कितने में? 1870 में ना। सीडान का युद्ध। हाँ हाँ भाई, हाँ 1870 में सीडान का युद्ध। क्या? और इसके बाद क्या हो गया? फ्रैंकफर्ट की संधि। किस संधि के द्वारा? इसके बाद संधि होगा ना। संधि मतलब आप लोग समझते हैं, जब दो देश की संधि मतलब होता है समझौता।
अगर हार गए फिर भी और जीत गए फिर भी क्या होगा उसके तहत एक समझौता होगा। समझ गए बुआ, क्या होगा? समझौता होगा कि ठीक है अब आप भी अपने देश में रहिए और हम भी रहिए। राजा महाराजा में ये होता था। इसके बाद क्या हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि, जिसमें कौन जीत गया? जिसमें जर्मनी पूरा स्वतंत्र हो गया। ये कब हुआ था? 1871 कितने ईस्वी में? 1848 ईस्वी में। कोई दिक्कत? हो गया ये जर्मनी का एकीकरण। समझ गए? मतलब जर्मनी का सबसे मेन हीरो कौन था एकीकरण का? तो प्रॉब्लम रखे हम लोग आज? ठीक, ओके।